तो स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें राजस्थान इतिहास का हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, जिसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालोर फर्स्ट ग्रेड के हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसमें हमारे मेवाड़ और रणथंभौर के शासक हो गए थे। और आज हम बात करेंगे जालोर चौहानों की दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध के बारे में। हमारी डेली की 10-12 मिनट की क्लास में हम ये फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन विश्लेषण के साथ में हम प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक क्लियर करते हैं। इस प्रकार से चलते हुए हमने इंडियन हिस्ट्री के पूरे चैप्टर हैं, पूरी जो लक्ष्य बुक में जो भी सिलेबस के अनुसार इंडियन हिस्ट्री दी हुई है वो सारी कंप्लीट कर ली है। और राजस्थान हिस्ट्री की आज ये हमारी 9वीं क्लास होने वाली है। फनी ट्रिक के माध्यम से हम टोटल लक्ष्य बुक को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जालोर के चौहान और दिल्ली सल्तनत। इससे पहले रणथंभौर के चौहान और मेवाड़ के जो शासक हैं वो हमने पढ़ लिए थे, उनके किस प्रकार से युद्ध हुए वो हमने देख लिए। आज बारी आती है जालोर के चौहानों की। तो दिल्ली सल्तनत के साथ जो युद्ध हुए थे जालोर के, उनमें इंपॉर्टेंट नाम आता है कानड़देव चौहान का और इनके पुत्र विरमदेव चौहान का, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जालोर के चौहान। जालोर दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने के मार्ग पर पड़ता था। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर जालहुर था। यहाँ के किले को सोनगिरी या सोनगढ़ कहते थे। ठीक है ना। कनड़देव का युद्ध होता है तो उस समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण कारण जो करने के कारण थे, उनमें एक विशेष कारण आता है कि जालोर दिल्ली से गुजरात का मार्ग और मालवा जाने के मार्ग के बीच में पड़ता था। जैसे इस मैप में देखें तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत और ये राजस्थान की सीमा इस प्रकार से, जो यहाँ पे पड़ता है हमारा जालोर। तो जब यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को लूट के अलाउद्दीन के सेनापति जा रहे थे, तब यहाँ पे कानड़देव का शासन था और कानड़देव इन जो सेनापति थे जो मुगलों के, उनको लूट लेते हैं बीच में। ठीक है ना। उनका लूटा हुआ खजाना वो दोबारा लूट लेते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली से जब आते हैं गुजरात की तरफ या फिर मालवा की तरफ, तो ये यहाँ पे जालोर बीच में पड़ता था और जालोर के शासक इन्हें रास्ता नहीं देते थे सेनापतियों को। अब ये तो एक कारण था। ठीक है ना। अब जालोर के प्राचीन नाम जबालीपुर और जालूर, और यहाँ का जो किला था उसको सुरनगिरी या फिर सोनगढ़ कहते हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे विरमदेव और फिरोजा की कहानी। विरमदेव जो है कानड़देव के पुत्र थे और जो फिरोजा थी वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। जब विरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं तो फिरोजा को विरमदेव से प्यार हो जाता है। ठीक है ना। हम बात करेंगे सोनगढ़ जो नाम दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो फिरोजा को इनसे प्यार हो जाता है और वो अलाउद्दीन के पास यानी अपने पापा के पास जाती है और बोलती है कि मुझे आपसे एक शर्त मनवानी है, यानी मेरी एक क्या है शर्त है, तो आप मेरा एक वचन पूरा कीजिए। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन कहता है कि ऐसी कोई शर्त है ही नहीं जो मुगल सल्तनत का बादशाह पूरी नहीं कर सकता। तो फिरोजा कहती है, सबसे पहले फिरोजा ये लाइन पढ़ती है कि मुझे सोनगढ़ चाहिए। ठीक है ना। कि मुझे क्या चाहिए, सोनगढ़ चाहिए। तो अलाउद्दीन हाँ कर देता है कि ठीक है तुझे सोनगढ़ तो मिल जाएगा, ये तो आसान बात है। लेकिन बाद में फिरोजा बोलती है कि मुझे सोनगढ़ नहीं, सोनगढ़ का राजकुमार विरमदेव चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहानी तो हम बाद में पढ़ेंगे आगे जब युद्ध होंगे, तो उसमें एक कारण ये भी है। तो यहाँ के किले को सुरनगिरी या फिर सोनगढ़ कहते हैं। यह प्रतिहार शासनकाल में 8वीं से 11वीं सदी के प्रारंभ तक एक समृद्धिशाली नगर था। जालोर पर 13वीं सदी से सोनगरा चौहानों का शासन था। यहाँ पे शासन करने वाले सोनगरा चौहान थे, जिसकी स्थापना नाडुल शाखा के अलहन के पुत्र कीर्तिपाल चौहान द्वारा 1182 में परमारों को परास्त करके की गई थी। जो जालोर चौहानों की स्थापना की थी वो कीर्तिपाल ने की थी 1182 में। अब हमारे फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट शासकों के बारे में नहीं बताना है, तो हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे कि कीर्तिपाल का शासन काल क्या था, क्या सिस्टम था। ठीक है ना। शुंडा पर्वत अभिलेख में इसे राजेश्वर कहा गया। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह ने जालोर दुर्ग को और सुदृढ़ बनाया। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। समर सिंह का पुत्र उदय सिंह सर्वाधिक शक्तिशाली सोनगरा शासक था। उसने दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर उसे दिल्ली लौटने को मजबूर कर दिया। हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में जब कानड़देव था उससे पहले भी किन शासकों ने युद्ध किए दिल्ली सल्तनत के साथ में, तो उसमें एक नाम आता है उदय सिंह। उसमें एक नाम आता है उदय सिंह। अलाउद्दीन के आक्रमण से पहले भी जालोर पे आक्रमण हुए थे, तो उसमें एक नाम आता है उदय सिंह। और उस समय दिल्ली सल्तनत में शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पापा इल्तुतमिश, यानी उदय सिंह पर भी इल्तुतमिश आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत से, लेकिन हार जाता है। फिर बाद में 1254 में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा जालोर पर किए गए आक्रमण को भी उदय सिंह सोनगरा ने विफल किया। यानी यहाँ पे 2 शासक रहे थे उदय सिंह के काल में। एक का नाम था इल्तुतमिश
एक का नाम तो था इल्तुतमिश, जिसको हराया 1228 में, और 1254 में शासक बना कौन? नासिरुद्दीन महमूद। इस नासिरुद्दीन महमूद को भी 1254 में उदय सिंह हरा देता है। ये तो 2 युद्ध थे उदय सिंह के काल में दिल्ली सल्तनत से, एक 1228 का और एक 1254 का। फिर आता है महमूद की सेना को परास्त होकर भी दिल्ली लौटना पड़ा था। इस युद्ध का उल्लेख कानड़देव प्रबंध में मिलता है, यानी कानड़देव के समय जो लिखा गया कानड़देव प्रबंध, उसमें इस युद्धों का पता चलता है कि कानड़देव से पहले भी यहाँ पे आक्रमण हुए थे। उदय सिंह सोनगरा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चाचिंग देव 1257 में जालोर का अधिपति बना। चाचिंग देव ने सन 1282 तक जालोर पर शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र सामत सिंह सोनगरा जालोर के सिंहासन पर बैठा। इसके शासनकाल में दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जालोर पर आक्रमण करने हेतु सेनाएं भेजी, जिन्हें सामत सिंह ने बाघीला शासक सारंगदेव की मदद से सांचौर के निकट ही भगा दिया। यानी कानड़देव के युद्धों से पहले हमें 2 नाम याद रखने हैं, एक तो उदय सिंह का, और दूसरा हमें याद रखना है सामंत सिंह का। उदय सिंह के काल में 2 आक्रमण हुए, जिनमें एक था इल्तुतमिश और दूसरा था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है ना। और सामंत सिंह के काल में कौन था? तो सामर सिंह के काल में था फिरोज शाह तुगलक, जिसको हराया था सामंत सिंह ने। तो ये तो आ गए कानड़देव से पहले दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध, ठीक है ना। अब आते हैं कानड़देव। 1305 में यहाँ के शासक सामंत सिंह सोनगरा ने अपने जीते जी शासन की बागडोर अपने पराक्रमी और योग्य पुत्र कानड़देव सोनगरा को सौंप दी। यानी सामंत सिंह थे इनके पिता कानड़देव के, तो इन्होंने अपने जीते जी, ठीक है ना, इनको शासक बना दिया। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के विजय अभियान में रास्ते पर पड़ने वाले जालोर दुर्ग पर स्वतंत्र राजपूत शासन की सत्ता का अस्तित्व बाधक प्रतीत हो रहा था। यानी जब कानड़देव यहाँ पे शासक बने, तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में शासक आ गए थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात में आते थे, गुजरात अभियान में आते थे, तो कानड़देव के सेनापति थे वो उनके खजाना लूट लेते थे। तो इनको बाधा उत्पन्न होती थी गुजरात जाने में। कानड़देव चौहान वहां का प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली शासक था, जो उसे ऐशन जान पड़ रहा था। इस समय आग में घी डालने वाली बात ये हो गई कि जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी, तो कानड़देव ने उसे अपने राज्य से गुजरने नहीं दिया। यानी अलाउद्दीन उकसा हुआ तो पहले ही था कानड़देव से, लेकिन ये करंट की बात ये हो गई कि उन्होंने जब ये जो सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहे थे, तब यहाँ पे इनके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के उल्लुग खां नेतृत्व में जो गुजरात के काठियावाड़ को जीतकर और सोमनाथ कई मंदिरों को लूटकर वापस आ रही थी। तब कानड़देव ने अपने सेनानायक जेता देवड़ा के नेतृत्व में उसकी सेना पर आक्रमण करवा दिया। आकस्मिक रूप से हुए आक्रमण से सुल्तान की सेना में अफरा तफरी मच गई और वह लूट का बहुत सारा धनमाल छोड़कर वहां से भाग गई। अलाउद्दीन की घटना का ज्ञात होते ही वह क्रोधित हुआ। अब हम यहाँ से देखें कि दिल्ली सल्तनत से यहाँ पे कौन आया? उलुग खां आया। सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी वो किसके साथ में हुई थी? जालोर शासकों की उलुग खां के साथ में। यानी उलुग खां सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है ना। अल्लाह से याद कर लो उलुग सबसे पहले। अब इस उलुग का जो सोमनाथ मंदिर है यहाँ पे गुजरात में, इस प्रकार से आया और लूट के वापस चला गया। कहाँ पे जाने लग रहा था? कहाँ से? जालोर रास्ते से जा रहा था, ठीक है ना। रास्ते में कन्नड़देव का सेनापति कौन था? जैता देवड़ा। जैता देवड़ा है वो 1311 में मारे जाते हैं। जालोर जो आक्रमण हुआ था बाद में 1311 हुआ था, उसमें ये यहाँ पे उलुग खां को लूट लिया जाता है, जो भी सामान ये सोमनाथ मंदिर से लेके आया था, ठीक है ना। और यहाँ पे पता चलता है कि इसको अलाउद्दीन खिलजी को कि हमारा खजाना है वो लूट लिया गया है कानड़देव के सेनापतियों द्वारा। तो ये कानड़ जो जालोर पे आक्रमण करते हैं 1305 में। 1305 में जो सेना भेजी जाती है वो भेजी जाती है मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में। यहाँ पे अब अलाउद्दीन का सेनापति कौन आता है? मुल्क मुल्तानी, ठीक है ना। मुल्तानी मिट्टी लगा के आता है मुल्क मुल्तानी, और जालोर पे सीधा आक्रमण करता है और यहाँ पे हार जाता है। और ये आक्रमण असफल हो जाता है जालोर का 1305 वाला आक्रमण मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जालोर पर अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण, तो ये तो हमने देख लिया कि प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यधिक राजनीतिक और सामरिक महत्व था जालोर का। कानरदेव द्वारा सुल्तान की सेना को सुरक्षित मार्ग ने देकर वापसी में उस पर आक्रमण कर है वो लूटना उसे, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी की राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा है। ये तो हमने देखा था कि 1301 में जब रणथंभौर के हमीर पे आक्रमण किया जाता है, 1303 में रतन सिंह पर आक्रमण किया जाता है मेवाड़ के शासक, और यहाँ पे ये शुरू हो गया था 1305 में। यानी ये भयंकर आक्रमण माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। 1303 एक वाला, 1303 वाला और 1305 से लेकर 11 तक जब जालोर को लूटा जाता है, ठीक है ना, जालोर पे अधिकार कर लिया जाता है। तो ये इनके अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के। फिर हम बात करते हैं, ये एक फिरोजा वाली कहानी भी इसमें जोड़ी जाती है कि जो ये यहाँ पे एक चित्र है, ये फिरोजा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे विरमदेव।
तो शहजादी फिरोजा ने जालोर के राजकुमार विरमदेव से विवाह करने का प्रण ले लिया था। यानी जब जो अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि विरमदेव से उसकी पुत्री फिरोजा प्यार करती है, ठीक है ना? तो विरमदेव के और कानड़देव के पास में, दोनों बाप-बेटे के पास में अलाउद्दीन है वो न्योता भेजता है कि हमारी जो है वो हम आपको रिश्तेदार बनाना चाहते हैं। लेकिन विरमदेव और कानड़देव दोनों मना कर देते हैं। तो विरमदेव के मना करने के बाद में फिरोजा प्रण लेती है कि मैं शादी करूँगी तो किससे? विरमदेव से करूँगी, नहीं तो मर जाऊँगी, ठीक है ना? नहीं तो प्राण त्याग दूँगी। तो बाद में जब 1311 में जालोर का जो आक्रमण होता है, उसमें विरमदेव मारा जाता है और विरमदेव की धड़ और शरीर है वो अलग-अलग हो जाते हैं इस आक्रमण में। तो ये फिरोजा आती है, ठीक है ना? तो फिरोजा इसकी धड़ को लेकर यानी इसके सिर को लेकर जाती है, ठीक है ना? और इससे शादी भी करती है। शादी करके और नदी में कूद जाती है। इसकी जो सिर है उसको लेके ये नदी में चली जाती है, यानी ये भी प्राण त्याग देती है। तो इस प्रकार की ये दर्द भरी दास्तान थी फिरोज़ा की प्यार की। तो इससे भी जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गुस्सा हो गया था। अब है 1308 का आक्रमण और शिवारना दुर्ग पर अधिकार। इन सारे घटनाक्रम के बाद अलाउद्दीन ने 1305 में अपने सेनापति एलन मुल्तानी के नेतृत्व में अपनी सेना को जालोर दुर्ग पर आक्रमण हेतु भेजा, परंतु जालोर की राजपूती सेना ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। सुल्तान ने सन 1308 में पुनः जालोर पर आक्रमण हेतु सेना भेजी। सुल्तान की सेना ने जालोर के रास्ते में स्थित शिवाना दुर्ग को अपने कब्जे में करने हेतु 2 जुलाई 1308 को उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु वहां के दुर्गाधिपति वीर शातल देव सोनगरा के नेतृत्व में राजपूत वीरों के घातक हमलों से सुल्तान का सेनानायक नाहर खां मलिक और खंदरा बोस मारा गया। अपनी सेना को सफलता मिलती न देख अलाउद्दीन शोम एक विशाल सेना लेकर सिवाना आदम का। उसने अपने सेनापति मलिक कमालुद्दीन गुरुग को दुर्ग के दोनों पार्श्वों में 20 घेरा डालने को कहा। लंबे समय तक घेरा डालने पर सफलता मिलती नहीं देख दुर्ग के एक विश्वासघाती सैनिक भावले परमार को दुर्ग का अधिकार देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उसके माध्यम से दुर्ग के जल स्रोतों में गो रक्त मिलवा दिया। कानड़देव प्रबंध और अमीर खुसरो के खजाइन फतुह के अनुसार ये जानकारी है। लंबे समय से चले आ रहे घेरे के कारण दुर्ग में रसद सामग्री की कमी होने और पेयजल स्रोत के दूषित होने के कारण कोई उपाय न देख दुर्ग के अधिपति वीर शातल देव सोनगरा और दुर्ग के राजपूत वीर केसरिया बाना पहनकर दुर्ग दुश्मन पर टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षार्थ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दुर्ग की वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत बचाते हुए जोहर की ज्वाला में समर्पित किया। इस प्रकार शिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। उसके दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुरुग को सौंपा। उनके बाद सुल्तान अलाउद्दीन वापस दिल्ली लौटा। कानड़देव की सेना ने खुदाला के पास मुस्लिम सेना पर आक्रमण कर कैदियों को छुड़ा दिया। तुर्की सेना को भागने पर मजबूर किया। अब हम इसमें देखें कि 1305 में मुल्क मुल्तानी को हरा के भेज दिया था। अब यहाँ से 1308 में अलाउद्दीन खिलजी एकदम तंग आ गया था कानड़देव से, ठीक है ना? यहाँ पे ये सेनापति भेजता है कमालुद्दीन गुरुग को। यही तो जालोर पे आक्रमण करता है और जालोर पे अधिकार करवाता है अलाउद्दीन खिलजी का और यही यहाँ पे सिवाना को जीतेगा। तो ये कमालुद्दीन गुरुग बहुत खतरनाक था। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट जालोर पे आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है ना? क्योंकि जालोर की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। ये यहाँ पे पास में सिवाना पड़ता था, सिवाना का दुर्ग था। तो ये बहुत रणनीति से आता है और यहाँ पे सिवाना पे पहले आक्रमण करता है और उस टाइम सिवाना का प्रशासक था शातल देव। सह से सिवाना, सह से शातल देव। यहाँ पे था शातल देव, ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुरु को कहता है कि दोनों दुर्गों के बीच में घेरा डालो, ठीक है ना? और यहाँ पे ये लोग घेरा डाल देते हैं। कमालुद्दीन गुरु चारों तरफ घेरा डाल देता है दुर्ग के और बाद में काफी टाइम तक लंबा टाइम हो गया लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो क्या करते हैं कि ये कमालुद्दीन गुरु है वो षड्यंत्र रचता है। यहाँ पे एक था बावले पंवार नाम का गद्दार निकला यहाँ पे। बावले पंवार इसको अपनी तरफ मिलाता है और बोलता है कि मैं आपको क्या कर दूंगा, दुर्ग का प्रशासक बना दूंगा जीतने के बाद में। आप क्या करिए, वही काम जो यहाँ पे हमीर के यहाँ करवाया था इन्होंने। इन्होंने जो जल स्रोत थे यानी जो भी तालाब बनवाए हुए थे उनमें जो गोमांस है वगैरह मिलवा दिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो अंदर रहने वाले लोग थे या फिर जो अंदर रहने वाली सेना थी वो बिना पानी के काम कैसे चलाए, ठीक है ना? तो इनको पता चल जाता है और ये बाहर गेट खोल देते हैं लड़ने के लिए और यहाँ पे केसरिया धारण करते हैं शातल देव और यहाँ पे जोहर करते हैं मृणाल देव। तो इस प्रकार से सिवाना पे अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का और सिवाना का नाम बदल के क्या कर देते हैं ये खैराबाद। क्या नाम कर देते हैं? खैराबाद, ठीक है ना? और यहाँ पे शासक कौन बन जाता है? कमालुद्दीन गुरुग और अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाता है दिल्ली।
अब 1308 में तो सिवाना को जीत लिया। अब बात आती है जालोर की। 1311 का जालोर आक्रमण, ठीक है ना? सिवाना दुर्ग पर अधिकार के बाद सुल्तान की सेना मलिक नायब के सेनानित्व में रास्ते के कस्बों गांवों को लूटती हुई चली गई। मुस्लिम सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध कानड़ देव के आह्वान पर राजपूत सेना ने खिलजी सेना पर मालकाना के पास भयंकर आक्रमण किया। ये वापस जाती हुई सेना पे इन्होंने आक्रमण किया, जिसमें सुल्तान की सेना नायक शम्स का और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया, ठीक है ना? इनको बंदी बना लिया, हस्बैंड वाइफ को, शम्स खां वाली को, ठीक है ना? युद्ध का समाचार दिल्ली पहुंचते ही 1311 ईस्वी में सुल्तान पुनः एक विशाल सेना लेकर जालौर पर आ चढ़ा। जालौर पहुंचकर उसने सेनापति कमालुद्दीन दुर्ग को दुर्ग का घेरा डालने का काम सौंपा। लंबे समय तक दुर्ग पर घेरा रहा। धीरे धीरे कानड़देव चौहान की स्थिति कमजोर होती गई। पेयजल खाद्य सामग्री की कमी ने उनकी स्थिति डावाडोल कर दी। इसी समय कानड़देव का एक जो दहिया सरदार बीका विश्वासघात कर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जा मिला, जिसके बदले उसे दुर्ग का स्वामी बनाने का लालच दिया गया। उस विश्वासघाती सरदार ने मुस्लिम सेना को दुर्ग में घुसने का गुप्त मार्ग और सब बता दिया। उस रास्ते से दुश्मन के आने की नाममात्र संभावना भी नहीं होने के कारण उधर दुर्ग की रक्षा का सुदृढ़ नहीं कर पाया। बीका दहिया की पत्नी को इस विश्वासघात का पता चला। उसने क्रोधित होकर अपने विश्वासघाती पति को मौत के घाट उतार दिया। समस्त सूचना कानड़देव तक पहुंची, परंतु तब तक खिलजी सेना रात के समय गुप्त द्वार से दुर्ग के अंदर पहुंच गई थी। उस समय कानड़देव अपनी सेना सहित टूट पड़े, परंतु भीषण युद्ध के बाद अंततः कानड़देव पुत्र वीरमदेव अधिकांश राजपूत जैसे जैता देवड़ा, जैती उलीचा, कंदाही, लूणकरण, अर्जुन आदि वीर गति को प्राप्त हुए। विजय की संभावना न देख दुर्ग की वीर महिलाओं ने जोहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणोत्सर्ग किए। 1311-12 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हुआ। कानड़देव का भाई मालदेव सोनगरा, जो कि युद्ध के समय बच निकला था, बाद में सुल्तान की सेवा में चला गया, जिसे सुल्तान ने चित्तौड़ दुर्ग का भार सौंपा। इस जीत के बाद अलाउद्दीन ने जालोर में एक मस्जिद, अलाउद्दीन की मस्जिद का निर्माण करवाया। इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात से मिलती है। जो फरिश्ता ने अपने ग्रंथ तारीख फरिश्ता में जालोर पर आक्रमण का कारण कानड़देव का अलाउद्दीन के दरबार में सुल्तान को लड़ने की चुनौती देकर बताया है। नैन्सी ने अपनी ख्यात मोहम्मद नैन्सी रिख्यात कानड़देव प्रबंध में इस युद्ध का कारण सुल्तान की बेटी फिरोजा का कानड़देव के पुत्र वीरमदेव से प्यार हो जाना और वीरमदेव व कानड़देव द्वारा उसे विवाह के लिए इनकार कर देना भी बताया। अब यह 1311 वाला युद्ध, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और ये कमालुद्दीन गुरु को फिर वापस वही बात बोलते हैं कि जाओ जालोर को घेर लो, ठीक है ना? तो यहाँ पे जालोर में कौन थे? कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव, जो अलाउद्दीन के दरबार में जाके ये बोल के आए थे कि हम युद्ध के लिए आह्वान करते हैं और हम है वो संबंध नहीं बनाएंगे आपके साथ में शादी के। अब कमालुद्दीन दुर्ग को यहाँ पे काफी टाइम हो गया घेरा डाले हुए, तो यहाँ पे दुर्ग की है वो रसद सामग्री वगैरह सभी खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बीच में ही एक यहाँ पे आता है दहिया बीका, वही गद्दार जो कहाँ पे सिवाना में दूसरा था, ठीक है ना? और यहाँ पे दहिया बीका, जैसे हम बात करें तो जो रणथंभौर में दरबार जो गद्दार कौन थे? रणमल और रतिपाल थे। सिवाना में कौन है? सिवाना में बावले परमार, और यहाँ पे कौन आ गया? जालोर वाले में दहिया बीका, ठीक है ना? अब इसकी पत्नी को पता चल गया, ये खुश हो गई, पत्नी के पास में गया कि मैं तेरे लिए ना मैं शासक बन जाऊंगा तो आप तो रानी बन जाएंगी, ठीक है ना? अब पत्नी को आया गुस्सा कि इसने तो हमारे राजा के साथ में गद्दारी की है, तो इसने इसका दहिया अलग कर दिया और बीका अलग कर दिया, यानी नाड़ उतार दी। अब दहिया बीका को तो इसने शासक बना दिया, लेकिन जब तक ये कानड़देव के पास में आती तब तक गुप्त रास्तों से अलाउद्दीन खिलजी की सेना गढ़ में प्रवेश कर चुकी थी और यहाँ पे भीषण युद्ध हो जाता है। कानड़देव और वीरमदेव दोनों मारे जाते हैं, ठीक है ना? और जालोर वाले में जोहर करती है जैतल दे। कौन करती है? जैतल दे। और सिवाना वाले में करती है मैना दे। और हमीर वाले में करती है रंग देवी और उनकी पुतनी देवर दे, ठीक है ना? और यहाँ पे जो चित्तौड़ में होता है उसमें करती है रतन सिंह की वाई पद्मिनी। और वीरमदेव की जो गर्दन थी उसको लेके कौन डूब जाती है? फिरोजा। और यह है दहिया बीका की वाइफ फिरादे, देशद्रोही व गद्दार पति का सर कलम करने वाली देशभक्त वीरांगना, ठीक है ना? ये तलवार यहाँ से दहिया बीका लग गया। तो हमारी आज की इस क्लास के साथ में दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के संबंध, ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। कल हम इन मेवाड़, रणथंभौर और जालोर तीनों टॉपिक के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। फिर आगे वाला टॉपिक आएगा हमारा राजस्थान और मुगल साम्राज्य। जय हिंद।